नमस्कार, सुप्रभात। स्वागत है आप सभी का। मैं हूं प्रीति, शुरुआत हेडलाइंस के साथ। शशिकला मामले में सुप्रीम कोर्ट आज सुनाएगा फैसला। चेन्नई समेत तमिलनाडु में सुरक्षा कड़ी। पनीरसेल्वम को अब 12 सांसदों और 8 विधायकों का साथ। उत्तर प्रदेश में दूसरे दौर की 67 सीटों और उत्तराखंड में 69 सीटों पर चुनाव की तैयारियां पूरी। कल डाले जाएंगे वोट। कर्णप्रयाग सीट पर 9 मार्च को होगा मतदान। व्यापम घोटाले में सुप्रीम कोर्ट का अहम आदेश। 634 नकलची छात्रों का एमबीबीएस में दाखिला रद्द। कांग्रेस ने मांगा मुख्यमंत्री का इस्तीफा। तहमीना झंझुआ होंगी पाकिस्तान की पहली महिला विदेश सचिव। एजाज अहमद चौधरी की लेंगी जगह। संयुक्त राष्ट्र में स्थायी प्रतिनिधि के तौर पर है तैनात। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 4 टेस्ट मैच की सीरीज के लिए टीम इंडिया का चयन आज। मौजूदा सभी 16 खिलाड़ियों के शामिल होने की उम्मीद। बांग्लादेश को हराकर जीती लगातार 6वीं टेस्ट सीरीज। जयललिता और शशिकला से जुड़े आय से अधिक संपत्ति के मामले में सुप्रीम कोर्ट आज फैसला सुनाएगा। जानकारी के मुताबिक फैसला सुबह 10:30 बजे आने की उम्मीद है। इसके मद्देनजर चेन्नई समेत पूरे तमिलनाडु में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। तमिलनाडु के सियासी संकट के बीच अटॉर्नी जनरल ने 1 हफ्ते के भीतर विशेष सत्र बुलाने की सलाह दी है। राज्यपाल को भेजी सलाह में अटॉर्नी जनरल ने कहा कि शशिकला और कार्यवाहक मुख्यमंत्री ओ पनीरसेल्वम के बीच बहुमत का फैसला विधानसभा के पटल पर हो। इस बीच पनीरसेल्वम को अब 12 सांसदों और 8 विधायकों का साथ मिल गया है। अन्ना द्रमुक महासचिव वीके शशिकला सोमवार को समर्थकों से मिली। उन्होंने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री ओ पनीरसेल्वम और विपक्षी डीएमके के बीच सांठगांठ है। शशिकला ने कहा कि ये घनिष्ठता जयललिता के आदर्शों के खिलाफ है। ஊக்கப்படுத்தி 1.5 கோடி தொண்டர்களை உடைய இந்த இயக்கத்தை ஒரு பன்னீர்செல்வத்தால் ஒன்றும் செய்துவிட முடியாது। ओ पनीरसेल्वम ने भी अपने समर्थकों से मुलाकात की। मुख्यमंत्री सचिवालय भी गए और पुलिस अधिकारियों के साथ कानून व्यवस्था की समीक्षा की। Both of us are going to the secretariat. We have a review with the senior police officers. The MLAs are all trapped in a resort. They should be set free. If they are set free, they will surely support our chief minister. विपक्षी दल डीएमके के कार्यकारी अध्यक्ष एमके स्टालिन भी सचिवालय पहुंचे। डीएमके ने इन आरोपों को गलत बताया कि अन्ना द्रमुक के सत्ता संघर्ष में उनका हाथ है। The rift is within. When the rift is within the party, what is the role of the opposition parties? I don't understand all these things. See, this is just they want to save their face. They are blaming on the other parties. इस बीच सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है। इसमें 24 घंटों के भीतर शशिकला को शपथ दिलाने का निर्देश देने की मांग की गई है। अब सबकी निगाहें राजभवन पर टिकी हैं। 235 सदस्यों वाली विधानसभा में एआईएडीएमके के 134 विधायक हैं, जबकि पार्टी के लोकसभा में 37 और राज्यसभा में 13 सांसद हैं। दोनों ही गुट अधिकतर विधायकों के समर्थन का दावा कर रहे हैं। शशिकला के खेमे का आरोप है कि डीएमके और नई दिल्ली में बैठे कुछ लोग पार्टी में दो फाड़ कराने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं ओपीएस खेमा विधायकों को तोड़ने की जुगत में लगा हुआ है। लेकिन मुख्यमंत्री की कुर्सी की इस लड़ाई की वजह से फैली राजनीतिक अस्थिरता से सबसे बड़ा नुकसान तमिलनाडु का हो रहा है। चेन्नई से कैमरा पर्सन सुधांशु के साथ कृति मिश्रा, राज्यसभा टीवी। और कृति मिश्रा चेन्नई में मौजूद है, हमारे संवाददाता, उनका रुख करेंगे। कृति, माना जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट आज अपना फैसला सुना सकता है इससे अधिक संपत्ति के मामले में। वहीं एजी ने भी अपनी राय दे दी है कि दोनों को ही बहुमत साबित करने का मौका मिलना चाहिए। क्या माना जाए अब बहुत जल्दी कोई कदम राजभवन की तरफ से उठाया जा सकता है? कुछ दिक्कत है, हम तक कृति की आवाज सही तरीके से नहीं पहुंच पा रही है। तो शशिकला मामले में सुप्रीम कोर्ट आज फैसला सुनाएगा। आपको बता दें कि इसके मद्देनजर चेन्नई समेत पूरे तमिलनाडु में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है और
जो घटनाक्रम रहा उसके बाद अब पनीर सेल्वम को 12 सांसदों और 8 विधायकों का साथ मिल गया है। जानकारी जो मिल रही है उसके मुताबिक फैसला सुबह 10:30 बजे आने की उम्मीद है। सुरक्षा कड़ी है। सियासी संकट के बीच अटॉर्नी जनरल ने 1 हफ्ते के भीतर विशेष सत्र बुलाने की सलाह भी दी है। उसको बढ़ाने के लिए और समय मिल जाएगा शशिकला के लिए, तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी उनकी मुश्किलें आसान हो जाएंगी। इन सबके बीच जो गवर्नर का रुख रहेगा वो ऐसा लगता है कि वेट एंड वॉच का रहेगा कि सुप्रीम कोर्ट का क्या वर्डिक्ट आता है। उसके बाद ही वो अटॉर्नी जनरल का दिया हुआ जो सजेशन है उस पर काम कर सकते हैं और 1 हफ्ते के अंदर अंदर फ्लो टेस्ट के लिए वो दोनों टीमों को बुला सकते हैं। जी प्रीति, आपकी आवाज हम तक सही तरीके से नहीं पहुंच पा रही थी। फिलहाल अब हम आपको सुन पा रहे हैं। आप जैसे हमें जानकारी दे रहे हैं, इस बीच हम जानना चाहेंगे कल किस तरह की सरगर्मियां चली, क्योंकि अब कहा जा रहा है कि पनीर सेल्वम को 12 सांसदों और 8 विधायकों का साथ मिल गया है, और इससे अलग विपक्ष किस तरह की रणनीति बना रहा है। उस खेमे की अगर विपक्ष की बात की जाए, कैसी हलचल वहां चल रही है? देखिए, विपक्षी पार्टियां, जहां तक बीजेपी की बात है, लगातार बीजेपी के ऊपर आरोप लग रहा है कि वो कहीं ना कहीं ये जो पार्टी में दो फाड़ हो रही है, जो खासकर शशिकला का खेमा है, वो लगातार ऐसे आरोप लगा रहा है। उनका कहना है कि प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन अब बहुत पास आ रहा है, और क्योंकि AIADMK के पास 37 MPs हैं लोकसभा में और 13 राज्यसभा में, तो कहीं ना कहीं बीजेपी कोशिश कर रही है कि किस तरह से कंट्रोल करने की कोशिश करे। लेकिन बीजेपी ने इन सारे ही आरोपों को खारिज कर दिया है और कह दिया है कि ये पार्टी का अंदरूनी मामला है, जिससे उनका कोई लेना देना नहीं है। वो यही कह रहे हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट और गवर्नर का जो फैसला होगा वो सर्वमान्य होगा। वही DMK लगातार इस पूरी घटना पर पूरी नजर बनाए हुए है कि किस तरह का राजनीतिक मोड़ लेता है ये। उन्होंने भी साफ कर दिया कि पार्टी का अंदरूनी मामला है और इसमें उनका कोई लेना देना नहीं है। लेकिन कल उनकी मीटिंग हुई थी शाम को सारे उनके विधायकों की, उनके लीडर्स की, और उन्होंने भी यही रणनीति अपनाई है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला जैसे ही आएगा उसके बाद वो अपनी रणनीति को फाइनल शेप देंगे। जी प्रीति। बहुत बहुत शुक्रिया कृति, इस तमाम अपडेट के लिए, तमाम जानकारी को फिलहाल चेन्नई से हम तक पहुंचाने के लिए। और आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कल व्यापम भर्ती घोटाले पर बड़ा फैसला सुनाया। अदालत ने मध्य प्रदेश में 2008 से 2012 के बीच MBBS में दाखिला लेने वाले छात्रों का एडमिशन रद्द कर दिया। फैसले का स्वागत करते हुए कांग्रेस ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से इस्तीफे की मांग की है। सुप्रीम कोर्ट ने व्यापम घोटाले से जुड़े एक मामले में हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा। मुख्य न्यायाधीश जस्टिस खेर की अध्यक्षता वाली पीठ ने 2008 से 2012 के दौरान 500 से ज्यादा MBBS में हुए दाखिले को रद्द कर दिया। अदालत ने कहा कि सभी दाखिले गैर कानूनी तरीके से किए गए। छात्रों की ओर से दायर सभी याचिकाएं खारिज कर दी। याचिकाएं खारिज हो गई हैं। कोर्ट ने अपना 142 के अंदर जो हमने कोर्ट से रिक्वेस्ट की थी पावर एक्सरसाइज करने की, जो सुप्रीम कोर्ट को कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर मिलती है, वो कोर्ट ने एक्सरसाइज नहीं की है। फैसला आने के बाद कांग्रेस ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के इस्तीफे की मांग की है। गलती छात्रों की कम है, जिन लोगों ने पैसे लिए हैं उन पर क्या कार्रवाई हो रही है? जिनके एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल के अंतर्गत ये धांधली हुई है उस पर क्या कार्रवाई हुई है? प्रश्न इस बात का है। पूरी जवाबदारी शिवराज सिंह चौहान की है। लक्ष्मीकांत शर्मा तो जेल भुगत लिए, आदेश मानने वाला तो भुगत लिया, आदेश देने वाला अभी तक नहीं भुगता है। व्यापम के फर्जीवाड़े में और व्यापम में गड़बड़ थी, तभी तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने जांच कराई। जांच तो स्वयं माननीय मुख्यमंत्री जी ने कराई ना। व्यापम में हमें कुछ गलतियां पकड़ी गई, व्यापम में कुछ फर्जीवाड़ा हुआ था, उसी को लेकर तो हमने जांच की। पहली बार यह घोटाला तब उजागर हुआ जब इंदौर पुलिस ने 2009 के PMT प्रवेश से जुड़े 20 नकली छात्रों को गिरफ्तार किया था। CBI व्यापम भर्ती घोटाले से जुड़े मामले की जांच कर रही है। अब तक करीब 80 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। रविंद्र सिंह शरण, राज्यसभा टीवी। सुप्रीम कोर्ट के नोटिस के बावजूद जस्टिस CS कर्णन कल पेश नहीं हुए। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस कर्णन को पेश होने का मौका देते हुए 3 हफ्ते का वक्त दिया है। अदालत ने कहा कि अभी जस्टिस कर्णन के कोर्ट में पेश नहीं होने की वजहों की जानकारी नहीं है। इसलिए फिलहाल सुनवाई नहीं की जा रही है।
सुनवाई के दौरान अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने जस्टिस कर्णन ने सुप्रीम कोर्ट को लिखी चिट्ठी पर भी सवाल उठाए। जस्टिस कर्णन ने सुप्रीम कोर्ट पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि दलित होने की वजह से उन्हें निशाना बनाया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट में 7 जजों की संवैधानिक पीठ कलकत्ता हाईकोर्ट के जज जस्टिस CS कर्णन के खिलाफ अवमानना के मामले पर सुनवाई कर रही है। इससे पहले पीठ ने जस्टिस कर्णन को नोटिस जारी करके 13 फरवरी को पेश होने को कहा था और उनके न्यायिक और प्रशासनिक कामों पर रोक लगा दी थी। और अब एक नजर चुनाव से जुड़ी खबरों पर। उत्तर प्रदेश में दूसरे दौर की 67 और उत्तराखंड की 69 सीटों के लिए कल वोट डाले जाएंगे। चुनाव आयोग ने मतदान की तैयारियां पूरी कर ली हैं। सभी मतदान केंद्रों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। साथ ही मतदाताओं की सुविधाओं का भी ख्याल रखा गया है। संवेदनशील इलाकों में भी कड़ी सुरक्षा का इंतजाम किया गया है। बुधवार को होने वाले चुनाव में उत्तराखंड में जहां एक तरफ पूरे प्रदेश की किस्मत ईवीएम में कैद होने वाली है, वहीं पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई संवेदनशील इलाकों में राजनीतिक पार्टियों का भविष्य अब मतदाताओं के हाथ में है। चुनाव के बीच में एग्जिट पोल को निर्वाचन आयोग ने चुनाव कानूनों का उल्लंघन बताया है। ऐसा करने के लिए आयोग ने दैनिक जागरण और एग्जिट पोल करने वाली एजेंसी रिसोर्स डेवलपमेंट इंटरनेशनल के खिलाफ FIR दर्ज करने का आदेश दिया है। दरअसल यूपी में पहले दौर के मतदान के बाद रिसोर्स डेवलपमेंट इंटरनेशनल के एग्जिट पोल को दैनिक जागरण ने अपनी वेबसाइट पर प्रकाशित किया था। आयोग ने इसे जन प्रतिनिधित्व कानून की धारा 126A और B का स्पष्ट उल्लंघन बताया है। आयोग ने दैनिक जागरण और एजेंसी के खिलाफ 15 जिलों में FIR कराने को कहा है। 11 फरवरी को उत्तर प्रदेश में 15 जिलों की 73 सीटों पर मतदान हुआ था। मतदान प्रक्रिया पूरी तरह संपन्न होने तक एग्जिट पोल नतीजों के प्रसारण और प्रकाशन पर पाबंदी है। उत्तर प्रदेश में 6 और चरणों में चुनाव होने हैं। आयोग के निर्देश के मुताबिक 4 फरवरी से 8 मार्च 2017 को शाम 5:30 बजे तक एग्जिट पोल के नतीजों का प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या किसी दूसरे रूप में प्रसारण या प्रकाशन नहीं किया जा सकता है। चुनाव आयोग ने उत्तराखंड की कर्णप्रयाग सीट पर अब 9 मार्च को मतदान कराने का ऐलान किया है। बीएसपी प्रत्याशी कुलदीप कनवासी की सड़क हादसे में मौत के बाद इस सीट पर 15 फरवरी को होने वाला मतदान स्थगित कर दिया था, जबकि उत्तर प्रदेश की अलापुर सीट पर मतदान की तारीख का भी ऐलान नहीं किया गया है। समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार चंद्रशेखर कन्नौजिया की मौत के बाद अलापुर सीट पर मतदान स्थगित किया गया है। उत्तर प्रदेश में छठे दौर के नामांकन भरने का काम पूरा हो गया है। 7 फरवरी से इस दौर की 49 सीटों पर नामांकन का काम जोर शोर से चल रहा है। 16 फरवरी को नामांकन पत्रों की जांच होगी, जबकि 18 फरवरी तक उम्मीदवार नाम वापस ले सकते हैं। 4 मार्च को इस दौर की सभी सीटों पर मतदान होना है। इसके साथ ही अब सिर्फ 7वें और आखिरी दौर के अलावा सभी चरणों के लिए नामांकन का काम पूरा हो चुका है, जबकि पहले दौर का मतदान 11 फरवरी को पूरा हो चुका है और दूसरे दौर के लिए 67 सीटों पर 15 फरवरी को मतदान होना है। 7वें और आखिरी दौर की 40 सीटों के लिए उम्मीदवार 16 फरवरी तक नामांकन पत्र भर सकते हैं। मणिपुर में पहले दौर के लिए नामांकन भरने का काम पूरा हो गया है। इस दौर की 38 सीटों के लिए 7 फरवरी से नामांकन चल रहा था। चुनाव आयोग अब 16 फरवरी को नामांकन पत्रों की जांच करेगा, जबकि 18 फरवरी तक उम्मीदवार नाम वापस ले सकते हैं। 4 मार्च को सभी 38 सीटों पर मतदान होना है, जबकि दूसरे दौर के लिए नामांकन का काम जोर शोर से चल रहा है। उत्तराखंड की 69 सीटों और उत्तर प्रदेश में दूसरे दौर के लिए 67 सीटों पर चुनाव प्रचार थम गया। आखिरी दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने कल लखीमपुर खीरी में रैली की। इसके अलावा राहुल गांधी ने बिजनौर और बरेली में भी चुनावी जनसभाएं की। वहीं अखिलेश यादव ने मुरादाबाद और बदायूं में रैलियां की। कारोबार देखिए, चुनाव प्रचार के आखिरी दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को लखीमपुर खीरी में रैली की। इस दौरान मुख्यमंत्री अखिलेश यादव नरेंद्र मोदी की निशानी पर रहे। उन्होंने अखिलेश के विकास के दावों को खोखला बताया। साथ ही समाजवादी पार्टी सरकार पर अपराधियों और भ्रष्टाचारियों को संरक्षण देने का आरोप लगाया।
प्रधानमंत्री ने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन को सत्ता के लिए दो कुनबे का मेल बताया। आपका तो काम ये बोल रहा है कि उत्तर प्रदेश की माताएं बहनें गले में चेन डालने से डरती है, कहीं घर के बाहर जाए कोई चेन छीन करके ले न जाए। ये आपका काम नहीं, आपकी पार्टी के दबंग लोगों के कारनामे बोलते हैं। आपकी पार्टी में गुंडागिर्दी करने वालों के पाप बोलते हैं। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने भी लखीमपुर में रैली की। प्रधानमंत्री के आरोपों का जवाब देते हुए राहुल गांधी ने सपा कांग्रेस गठबंधन को विकास के लिए दो युवाओं के बीच मेल बताया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री काले धन को लेकर देश को गुमराह कर रहे हैं, साथ ही गरीबों, किसानों और युवाओं की अनदेखी का आरोप लगाया। स्विट्जरलैंड की सरकार ने लिस्ट भेजी है नरेंद्र मोदी जी की सरकार को। तो अगर आपके पास ये लिस्ट है तो राज्यसभा में, लोकसभा में नरेंद्र मोदी जी ने लिस्ट क्यों नहीं रखी? किसको बता रहे हैं? उन चोरों के नाम आप रखें लोकसभा में, राज्यसभा में रखिए और उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू कीजिए। अखिलेश यादव ने भी मुरादाबाद और बदायूं में रैली कर केंद्र सरकार की नीतियों की जमकर आलोचना की। उन्होंने कहा कि बीजेपी वाले सिर्फ मन की बात करते हैं और वादों को पूरा करने में उनकी कोई रुचि नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के लोग, इनकी सरकार में 5 मुख्यमंत्री हैं। बताओ, उनके पास एक भी मुख्यमंत्री का चेहरा हो तो बता दो। जब चेहरा ही नहीं रहे तो वो सरकार बनाना ही नहीं चाहते। दूसरे दौर में उत्तर प्रदेश में 11 जिलों की 67 सीटों पर बुधवार को मतदान होना है। इस दिन उत्तराखंड की 69 सीटों पर भी वोटिंग होगी। उत्तराखंड की कर्णप्रयाग सीट पर बीएसपी उम्मीदवार के निधन की वजह से चुनाव स्थगित कर दिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। उत्तर प्रदेश में दूसरे चरण के प्रचार का शोर थमने से पहले समाजवादी पार्टी ने कल पूरा दमखम दिखाया। पार्टी के दिग्गज नेता मुरादाबाद, बदायूं और इटावा में लोगों के बीच पहुंचे और बीजेपी और बीएसपी पर जमकर बरसे। अखिलेश यादव अपने पूरे समाजवादी कुनबे के साथ जमकर प्रचार में जुटे हुए हैं। सोमवार को मुरादाबाद और बदायूं में अखिलेश रोड शो और रैली करने पहुंचे। उनके निशाने पर एक बार फिर बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहे। उन्होंने पहले के बीएसपी शासन को पत्थर वाली सरकार कहकर मायावती पर तंज कसा। जो लोग कहते थे भारतीय जनता पार्टी के लोग, इनकी सरकार में 5 मुख्यमंत्री हैं। बताओ, उनके पास एक भी मुख्यमंत्री का चेहरा हो तो बता दो। जब चेहरा ही नहीं रहे तो वो सरकार बनाना ही नहीं चाहते। सावधान रहना, वो पत्थर वाली सरकार से भी। यहाँ तो साइकिल वाले हैं, लेकिन उन्हें बता देना कुछ लोग और गड़बड़ों में है। ये पत्थर वाली सरकार आ गई तो फिर हाथी लगवा देगी इस बार। पार्टी के बड़े चेहरे आजम खान ने बदायूं में कमान संभाली। उन्होंने बीजेपी और बीएसपी में साठगांठ का आरोप लगाया। बीजेपी और बीएसपी में ये समझौता है, लेकिन एक विधायक कम रह गया हमारा बहुमत से, एक। इसलिए बहुत आंख से वोट देना। अगर एक भी कम रह गया और इन दोनों का मिलकर बहुमत हो गया तो सरकार की बनाएगी। वहीं पार्टी नेता शिवपाल यादव के समर्थन में मुलायम सिंह यादव इटावा पहुंचे। यहां उन्होंने परिवार में कलह की बातों को खारिज करते हुए शिवपाल यादव के समर्थन में वोट मांगे। कभी मिला है सरकार में भी हमें जीत करनी पड़ी है, पता होगा है अपनी सरकार, लेकिन सरकार में सिर्फ 5 मंत्री से हटके हमें जीत करनी पड़ी। तब सुनना देता है ऐसा नहीं है तो आप कुछ कहेंगे नहीं, कुछ भी अपनी सरकार है, अपना लड़का है, कह नहीं सकते, कुछ भी कह नहीं सकते। लेकिन जब हम दबाव देते हैं तो मानना पड़ता है। शिवपाल यादव ने इलाके में अल्पसंख्यकों और गरीबों के विकास के लिए समाजवादी पार्टी को वोट देने की अपील की। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। बीएसपी प्रमुख मायावती ने कल इटावा और उन्नाव में रैली की। इस दौरान मायावती ने बीजेपी के साथ ही समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन पर भी निशाना साधा। उन्होंने प्रधानमंत्री पर जनता से झूठे वादे करने का आरोप लगाया। साथ ही कहा कि राजनीति के लाभ में के लिए प्रधानमंत्री ने नोटबंदी का फैसला लिया। मायावती ने समाजवादी पार्टी पर प्रचार में सरकारी धन के इस्तेमाल का आरोप लगाया। उन्होंने समाजवादी पार्टी से गठबंधन करने पर कांग्रेस की निंदा की।
उन्होंने कहा कि ये गठबंधन बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए किया गया है। यहाँ बीजेपी के इशारों पर सरकार चलाने वाली खासकर अल्पसंख्यक समाज विरोधी ऐसी समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन करके ये चुनाव लड़ रही है, जिस पार्टी को यहाँ अराजक, आपराधिक, सांप्रदायिक, भ्रष्ट व जंगलराज आदि का खास प्रतीक माना जाता है। और अब कुछ और अहम खबरें। महाराष्ट्र में शिवसेना बीजेपी के बीच तल्खी बढ़ती जा रही है। शिवसेना ने एक बार फिर केंद्र सरकार की नीतियों की आलोचना करते हुए कहा है कि राज्य में लोग मध्यावधि चुनाव के लिए तैयार हैं। बीजेपी ने इसे शिवसेना की हताशा करार दिया है। महाराष्ट्र में बीजेपी शिवसेना के बीच दूरियां बढ़ती जा रही हैं। शिवसेना लगातार केंद्र की बीजेपी सरकार पर हमलावर है। शिवसेना ने केंद्र सरकार की नीतियों की आलोचना करते हुए उसे असफल करार दिया है। भारतीय जनता पार्टी टोटली फेल हो चुकी है। कल भी एक आतंकवादी हमला हुआ है जिसमें हमारे 2 जवान मारे गए हैं और यहाँ हम कल्चरल फेस्टिवल करते हैं और वो भी गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड। ये बहुत ही बड़ी हिपोक्रेसी है। बीजेपी ने इसे शिवसेना की हताशा बताया है। मुंबई में परिवर्तन अटल है और ये परिवर्तन हमारे मित्र पक्ष शिवसेना पचा नहीं पा रही है। जनता ने निर्धार कर लिया है माफिया मुक्त मुंबई महापालिका। बीजेपी शिवसेना के बीच चल रहे विवाद पर एनसीपी ने तंज कसा है। शिवसेना समर्थन निकालती है, राज्यपाल को पत्र लिखती है, तो हम महाराष्ट्र में मिड टर्म पोल के लिए तैयार हैं, किसी सरकार को समर्थन नहीं देंगे। इससे पहले रविवार को उद्धव ठाकरे ने दावा किया था कि उनकी पार्टी केंद्र और महाराष्ट्र में सरकार का हिस्सा बनकर जन विरोधी नीतियों पर नियंत्रण कर रही है। साथ ही उन्होंने केंद्र सरकार से विरोधियों की आलोचना के बजाय काम पर ध्यान देने की बात कही। केंद्र और महाराष्ट्र सरकार में शिवसेना बीजेपी की सहयोगी है, लेकिन मुंबई महानगर पालिका के चुनाव में दोनों अलग अलग लड़ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय महिला नीति 2016 के मसौदे की समीक्षा के लिए मंत्री समूह का गठन किया है। 12 सदस्यीय समूह में विदेश मंत्री सुषमा स्वराज, महिला और बाल विकास मंत्री मेनका गांधी, वित्त मंत्री अरुण जेटली और कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद शामिल हैं। मंत्री समूह का मकसद महिलाओं को समान मौके उपलब्ध कराने के लिए रूपरेखा तैयार करना है। इसकी बैठक 16 फरवरी को होगी। नई राष्ट्रीय महिला नीति 2001 में शुरू की गई राष्ट्रीय महिला सशक्तिकरण नीति की जगह लेगी। नीति का मसौदा मई 2016 में जारी किया जा चुका है। सरकार ने 2017-18 के बजट में हेल्थ केयर सर्विसेज पर 5% का सर्विस टैक्स वसूलने के प्रस्ताव को अफवाह बताया है। सोमवार को वित्त मंत्रालय ने ट्वीट करके कहा कि सर्विस टैक्स वसूलने के प्रस्ताव जैसी कोई बात नहीं है। पिछले कुछ समय से सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर हेल्थ केयर सर्विसेज पर टैक्स लगाने की खबरें चल रही थीं। श्रीहरिकोटा के अंतरिक्ष केंद्र से कल होने वाले 104 उपग्रहों की प्रक्षेपण की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। इसरो के मुताबिक प्रक्षेपण सुबह 9:28 पर किया जाना है। पीएसएलवी की 39वीं उड़ान में पृथ्वी के अध्ययन के लिए 714 किलोग्राम का कॉटसेट 2 सीरीज उपग्रह का प्रक्षेपण होगा, जबकि 103 अन्य उपग्रहों का कुल वजन करीब 664 किलोग्राम है। इनमें 2 उपग्रह भारत के जबकि 96 अमेरिका के हैं। अभी तक किसी भी देश ने इतने सारे उपग्रहों का एक साथ प्रक्षेपण नहीं किया है। अभी ये रिकॉर्ड रूस के नाम है, जिसने 2014 में एक साथ 37 सैटेलाइट लॉन्च की थी। कुछ अहम अंतर्राष्ट्रीय खबरों पर नजर। तहमीना जंजुआ को पाकिस्तान की नई विदेश सचिव नियुक्त किया गया है। वो पाकिस्तान की महिला विदेश सचिव होंगी। वरिष्ठ राजनयिक तहमीना जंजुआ मौजूदा विदेश सचिव एजाज अहमद चौधरी की जगह लेंगी। पाकिस्तान के विदेश विभाग के मुताबिक वो मार्च के पहले हफ्ते में विदेश सचिव का पदभार संभालेंगे। फिलहाल तहमीना संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान की स्थायी प्रतिनिधि हैं। वो 2011 में पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय में सचिव भी रही हैं।
बात क्रिकेट की, टीम इंडिया ने हैदराबाद टेस्ट 208 रनों से जीत लिया है। मैच के आखिरी दिन कल बांग्लादेश की टीम दूसरी पारी में 250 रन पर ऑल आउट हो गई। ये कोहली की अगुवाई में भारत की लगातार छठी सीरीज जीत है। वहीं ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 23 फरवरी से होने वाली 4 टेस्ट मैचों की सीरीज के लिए आज टीम इंडिया का ऐलान किया जाएगा। हैदराबाद टेस्ट में टीम इंडिया ने बांग्लादेश को 208 रनों के बड़े अंतर से हरा दिया। मैच के आखिरी दिन बांग्लादेश की दूसरी पारी 250 रनों पर सिमट गई। बांग्लादेश की दूसरी पारी को समेटने में फिरकी गेंदबाज अश्विन और जडेजा की मुख्य भूमिका रही। दोनों ने 4-4 विकेट लिए। वहीं तेज गेंदबाज ईशांत शर्मा को 2 विकेट मिले। पहली पारी में शानदार दोहरा शतक लगाने वाले कप्तान विराट कोहली को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। That's something we always believe in doing in the team, giving our bowlers more importance and telling them they are the match winners. Can pick few wickets at any stage during the day. I think it's a bonus for any side. बांग्लादेश के खिलाफ भारत को एक ही टेस्ट खेलना था। पहली पारी में भारत ने 687 रन पर पारी घोषित की थी। जवाब में बांग्लादेश की टीम पहली पारी में 388 रन बनाने में कामयाब रही। इस तरह पहली पारी में भारत को 299 रनों की बढ़त मिली। दूसरी पारी में भारत ने 159 रनों पर पारी घोषित कर बांग्लादेश को 459 रनों का लक्ष्य दिया, लेकिन बांग्लादेश की टीम 250 रनों पर ऑल आउट हो गई। विराट कोहली की कप्तानी में टीम इंडिया की ये लगातार छठी सीरीज जीत है। यह सिलसिला 2015 में श्रीलंका के खिलाफ सीरीज जीत से शुरू हुआ था। उसके बाद टीम इंडिया ने दक्षिण अफ्रीका, वेस्ट इंडीज, न्यूजीलैंड और फिर इंग्लैंड को हराया। ये भारत की इस सत्र में 9 घरेलू टेस्ट मैचों में 8वीं जीत है। उसने एकमात्र ड्रॉ इंग्लैंड के खिलाफ राजकोट में खेला था। उसे आखिरी बार अगस्त 2015 में गाले में श्रीलंका ने हराया था। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और अब आखिर में हेडलाइंस। शशिकला मामले में सुप्रीम कोर्ट आज सुनाएगा फैसला। चेन्नई समेत तमिलनाडु में सुरक्षा कड़ी। पनीर सेल्वम को अब 12 सांसदों और 8 विधायकों का साथ। उत्तर प्रदेश में दूसरे दौर की 67 सीटों और उत्तराखंड में 69 सीटों पर चुनाव की तैयारियां पूरी। कल डाले जाएंगे वोट। कर्णप्रयाग सीट पर 9 मार्च को होगा मतदान। व्यापम घोटाले में सुप्रीम कोर्ट का अहम आदेश। 634 नकलची छात्रों का एमबीबीएस में दाखिला रद्द। कांग्रेस ने मांगा मुख्यमंत्री का इस्तीफा। रमीना जंजुआ होंगी पाकिस्तान की पहली महिला विदेश सचिव। एजाज अहमद चौधरी की लेंगी जगह। संयुक्त राष्ट्र में स्थायी प्रतिनिधि के तौर पर है तैनात। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 4 टेस्ट मैच की सीरीज के लिए टीम इंडिया का चयन आज। मौजूदा सभी 16 खिलाड़ियों के शामिल होने की उम्मीद। बांग्लादेश को हराकर जीती लगातार 6वीं सीरीज। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आगे देखिए देश देशांतर। नमस्कार।